नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। कोरोना इस समय विकराल रूप लेता जा रहा है, लगातार मौतें होती जा रही है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और लगातार ऑक्सीजन बेड और अब तो वैक्सीन की किल्लत भी सामने आई है। इसी को लेकर आज एक बार फिर से विपक्षी दलों की एकजुटता देखने को मिली है और विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एक बार फिर से प्रमाण दिया है कि वो सरकार से उन्होंने सुझाव दिया है, सरकार को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। 12 विपक्षी दल हैं, ये पूरे भारत के प्रमुख विपक्षी दल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। कहा जा सकता है इसे खुला पत्र उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने 9 सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं। बता दें कि इस लेटर पर सोनिया गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा और सीताराम येचुरी समेत कई बड़े नेताओं के हस्ताक्षर हैं। इसमें उन्होंने 9 सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं। उन सुझावों की अगर बात करें तो इन सभी विपक्षी दलों का कहना है कि जहां से भी संभव हो सके वैक्सीन की खरीद की जाए और घरेलू बाजार से चाहे विदेश से कहीं से भी हो वैक्सीन की खरीद किया जाना काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना को देखते हुए सभी विपक्षी दलों का कहना है कि देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाए, यानी कि पूरे देश की जनता को 140 करोड़ की आबादी को मुफ्त में वैक्सीन दी जाए, वैक्सीनेशन उनका फ्री में किया जाए, सभी उपलब्ध वैक्सीन को इकट्ठा किया जाए, जहां से भी हो सकती है वैक्सीन को लिया जाए और उसके लिए आगे जिस तरह से तीसरी लहर को चेताया गया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को इकट्ठा किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि टीके के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन हो, ये भी उन्होंने मांग की है। जिस तरह से वैक्सीन लगातार खत्म होती जा रही है, देश में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, इसी को लेकर उन्होंने कहा कि टीके के लिए 35,000 करोड़ का बजट आवंटन हो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर भी उन्होंने रोक लगाने की मांग की है। लगातार विपक्ष सेंट्रल विस्टा का मुद्दा उठा रहा है। सेंट्रल विस्टा आपको बता दें दिल्ली में नए संसद भवन की जो बिल्डिंग बनने जा रही थी वो ये प्रोजेक्ट है जिस पर उसके निर्माण कार्य पर अब रोक लगाने की इस चिट्ठी में बात कही गई है। 12 विपक्षी दलों द्वारा लिखी गई चिट्ठी में यह भी कहा गया कि घरेलू स्तर पर वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए। वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए लाइसेंस को हटाना चाहिए, यानी कि देश में जिस तरह से वैक्सीन बन रही है लाइसेंस सरकार द्वारा लगाया गया है, बिना लाइसेंस के कोई भी वैज्ञानिक जो हैं वो नहीं बना सकते वैक्सीन को। ये लाइसेंस विपक्षी दलों ने हटाने की मांग की है। उन्होंने साथ ही ये भी मांग की कि पीएम केयर फंड से और ज्यादा फंड रिलीज किया जाए, और ज्यादा फंड रिलीज करने की मांग की गई है। वैक्सीन मेडिकल उपकरणों के लिए और ज्यादा फंड लेने की उन्होंने मांग की है। बेरोजगारों को 6,000 रुपए देने की मांग की है। बेरोजगारी पर जिस तरह से उन चोट लगातार विपक्ष करता जा रहा है, बेरोजगारी को लेकर लगातार ये मुद्दा उठाता जा रहा है, इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि बेरोजगारों को 6,000 रुपए दिए जाए। और ये एक बार के लिए नहीं है, उन्होंने कहा है कि हर महीने 6,000 बेरोजगारों को दिए जाने चाहिए। जरूरतमंदों को मुफ्त में अनाज भी दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। ये तमाम जो मांग है, ये कह सकते हैं हम मांग और सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं विपक्षी दलों ने। 12 ये विपक्षी दलों हैं जिन्होंने मिलकर चिट्ठी लिखी है, खुला पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लगातार कोरोना महामारी के विकराल संकट और लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच लगभग सभी बड़े विपक्षी पार्टियों ने ये लेटर लिखा है, ओपन लेटर, खुला पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। अब देखना होगा कि बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेता इसे किस तरह से लेते हैं, उनके सुझावों को किस तरह से लेते हैं, उन्हें मानते हैं या नहीं, उन पर किस तरह की बीजेपी की कार्रवाई होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन तमाम तरह की बातें हम आपको बता रहे हैं। 9 सुझाव विपक्षी पार्टियों ने दिए हैं बीजेपी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे उन्होंने पत्र लिखा है। तमाम बड़े नेता जिन्होंने ये पत्र लिखा है, ये भी बता दें कि इस पत्र पर किस किस के हस्ताक्षर हैं। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस से हैं, एच.डी. देवेगौड़ा जेडीएस, शरद पवार एनसीपी से, उद्धव ठाकरे शिवसेना, इन सभी के हस्ताक्षर इस पर मौजूद हैं। साथ ही ममता बनर्जी टीएमसी से, डीएमके के एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये इन्होंने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जेएमएम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी, तमाम ये वो नेता हैं जिन्होंने इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। सेंट्रल विस्टा के मुद्दे पर एक बार फिर से चोट की है और सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम पर रोक लगाए जाने की उन्होंने मांग की है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हालांकि इस चिट्ठी में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस लगातार पीएम जो आवास बना रहे हैं 2022 में उसकी जो पूरी बिल्डिंग है वो तैयार होनी थी, उस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। सेंट्रल विस्टा पर भी काफी सवाल उठ रहे थे और इसी को लेकर एक बार फिर से
विपक्षी दलों की एकजुटता यहां पर देखने को मिली और तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर 9 सुझाव दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इन सुझावों पर अपील की है उन्होंने कि इन पर ध्यान दिया जाए और इन पर जो भी उन्होंने कहा है उस पर अपील करके उन्होंने कहा है कि इनकी कार्रवाई की जाए। लगातार जिस तरह से विपक्षी दल सक्रिय हैं, कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही है उसको लेकर ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। कोरोना जिस तरह से विकराल रूप ले रहा है, इसी बीच विपक्षी दलों की एकजुटता देखने को मिली है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट है ईशान त्यागी जी। त्यागी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपके एएनबी न्यूज पर। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप, किस तरह से देखते हैं विपक्षी दल तमाम है जो एकजुट हो गए हैं और उन्होंने सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे खुला पत्र लिख दिया है और तमाम उन्होंने मांग की है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ लिख रहे हैं या फिर उनको कुछ सुझाव दे रहे हैं तो कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है देश को चलाने की। तो क्या उन्होंने, जो विपक्षी पार्टी के दल हैं या विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने कोई गलत तो करा नहीं है? क्योंकि देखिए इस टाइम देश इस तरह की महामारी से जूझ रहा है, लोग इस तरह से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में थी और अभी भी है, कई जगहों पे बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, आईसीयूज नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है और जिस तरह से लोग इस बार जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस की उसमें मर रहे हैं, इसलिए सबको साथ आके लड़ना पड़ेगा। अगर विपक्षी दल कलेक्टिव लीडरशिप दिखा सकते हैं, अगर वो साथ आके प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ सुझाव दे सकते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को खुली बाहों से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब लेकिन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या रोल है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने में, उनकी प्रायोरिटी है कि वो पहले अपना घर बनाएंगे। देखिए जब आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया था, मैं देखिए क्योंकि जो पूरी महामारी इस बार सेकेंड वेव हुई है और जिस तरह से सरकार का जो फेलियर रहा है, जो मिसमैनेजमेंट रहा है या जो गवर्नेंस फेलियर रहा है महामारी को लेकर। आपको माफी चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं कैप्टन आई सिंह जी। स्वागत है आपका आई सिंह जी। मैं त्यागी जी से आपसे चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करें, ये भी सुनेंगे, उसके बाद इनसे जवाब लेंगे कि क्या कुछ बीजेपी इस पर किस तरह से रुख ले रही है और क्या कुछ बीजेपी का आगे कार्रवाई होने वाली है इस पर। त्यागी जी। कि सबको साथ आके लड़ना चाहिए। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, वो सोनिया गांधी जी को खुली चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये तो पहली बार देखने को मिला है कि एक सत्ताधारी पार्टी का नेता, सत्ताधारी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, वो विपक्षी पार्टी की नेता को एक चिट्ठी लिख रहा है कि आपकी गलती से हो रहा है, आप अपनी गलती तो देखिए। होता ये है कि जब हमको कोई चीज सुधार करनी होती है, सुधार कैसे आता है? सुधार पहले आता है कि पहले हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी। सरकार पहले ये गलती माने कि हमसे गलती हुई है, कि हमने मिसमैनेजमेंट किया है। उसके बाद जो करेक्टिव मेजर्स हैं, चाहे वो विपक्षी दल से आए, चाहे वो उनके अपने मंत्रियों से आए, उनको सुझावों को ले और उन पे आगे बढ़े, उन पे काम करे। क्योंकि ये समय राजनीति देखने का नहीं है, ये समय ये देखने का है कि देश में कितने लोग मर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए, उनकी जान कैसे बचाई जाए। अब मेरा एक आध सवाल मैं वैक्सीनेशन पे मैं पूछ लेता हूँ कैप्टन साहब से कि कैप्टन साहब ये बताएं कि जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था तो हमने बोला विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है ये। चलिए हमने माना भारत क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है, लेकिन उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता देता हूं कैप्टन साहब कि पहली तारीख को 18 से ऊपर के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए हमने वैक्सीनेशन ड्राइव खोला और 7 तारीख तक का मैं आपको डेटा बता देता हूं। उस डेटा के हिसाब से 306 जिलों में जहां पे पॉजिटिविटी रेट, जहां पे संक्रमण का रेट 20% से ज्यादा है, वहां पे 50% वैक्सीनेशन कम हुआ 37 जिलों में, 40 से 50% वैक्सीनेशन कम हुआ 23 जिलों में, 30 से 40% वैक्सीनेशन कम हुआ 41 जिलों में, 20 से 30% वैक्सीनेशन कम हुआ 41 जिलों में और 20% वैक्सीनेशन कम हुआ 62 जिलों में। और जैसा कि कल हम सब ने देखा कि दिल्ली में जो कोवैक्सीन जो दवाई है, कोरोना जो वैक्सीन है, वो खत्म हो गई।
तो केजरीवाल जी ने बोला कि 1 दिन का स्टॉक बचा है, उसके बाद कोवैक्सीन नहीं मिलेगी दिल्ली में। और अगर आप कहीं भी पूरे देश में, या चाहे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा में भी बुक करने जाएंगे तो सारे स्लॉट्स आपको लाल में दिखेंगे, मतलब सारे स्लॉट बुक हैं। तो इन सब चीजों पे कैप्टन साहब बताएं कि ये सब कैसे ठीक होंगी, हम प्रॉब्लम को गिनवाएंगे। मुद्दा उठाया त्यागी जी, आपने कहा कि कल केजरीवाल जी ने कहा था, आपको ये भी मालूम होगा कैप्टन साहब कि आज वैक्सीन खत्म हो चुकी है। 18+ के लिए जो वैक्सीनेशन था वो भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तमाम त्यागी जी के सवालों का भी जवाब मैं आपसे चाहूंगी और वैक्सीन पर भी सवाल। जी बिल्कुल, वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है, वैक्सीन हर जगह पहुंच रही है। सिर्फ एक वैक्सीन का राजनीति मैं कहना चाहूंगा, ये केजरीवाल की जो बात है, ये यही केजरीवाल अभी जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि हमारे सारी व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ हॉस्पिटलों की कमी नहीं है, हमारे वर्कर जो है ना जगह जगह पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, गली गली लोगों को जाके वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, उनको सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, सारी बातें केजरीवाल आज से 1 हफ्ता पहले कह रहे थे और हर चैनल पे आके कह रहे थे, और आज जो है ना एकदम अचानक कहने लगे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे आपके साथ कुछ नहीं है, आप 3 बार के सीएम हो दिल्ली के, तो आपने 3 बार में आपने क्या तैयारियां की? और कोरोना तो 1 साल पहले से चला है, 14 महीने हो गए। 14 महीने में आप सीएम थे दिल्ली के, तो आपकी भी कोई जवाबदारी थी। केंद्र सरकार तो आपके साथ खड़ी है कंधा मिला के, बिल्कुल आपको जहां जरूरत पड़ रही दे रही है। आपके पास हॉस्पिटल की कमी पड़ी, हमने हॉस्पिटल बनवाए, पिछले साल भी 1000 बेड का बनवाया, तो अभी भी बनवाया है। और हर तरह से हमको जो कहीं से कोई कमी नहीं आने दे रहे, दिल्ली सरकार को नहीं, अन्य देश में जहां भी कोई कमी आ रही है। लेकिन कैप्टन साहब, आपने कहा कि केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, आपने ये बात कही, तालमेल की भी तो कमी हो सकती है ना सर? किस तरह से, जिस तरह से वैक्सीन, पहले ऑक्सीजन की कमी थी, फिर वैक्सीन की कमी हुई, तालमेल की भी तो कमी हो सकती है ना सर? कि आप आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है आपकी, या तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी ही। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। गुरु तेग बहादुर मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना की स्थिति, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की कमी, बेड्स की कमी, तमाम तरह की कमी, और इस पर विपक्षी दलों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र। इस पर हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। कैप्टन जी, आपसे मैं सवाल कर रही थी, आपने कहा कि तालमेल की कमी यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती? सर, आपने सीधा राजनीति का नाम लिया। ठीक है, वैक्सीन की कमी हो सकती है ना, हर जगह वैक्सीन की कमी है, कई राज्यों से ये बात निकल कर आई है कि उनके पास वैक्सीन की कमी है। तो अगर हम वैक्सीन को एक बार के लिए छोड़ भी दें, तो आप मुझे ये बताइए कि आज जो पत्र लिखा है 12 विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को सुझाव दिए हैं, उसे बीजेपी किस तरह से लेगी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये सब पार्टियां मिलकर एक चिट्ठी खेल रहे हैं। चिट्ठी इनका चल रहा है, सब चिट्ठी लिखना। ये अपनी कमियां दबाने के लिए, जिसमें मुख्य है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा हर जगह जो जितनी भी प्रांत की सरकारें हैं,
क्योंकि कांग्रेस के बल का बूते का कुछ अब रहा नहीं है। तो इन पार्टियों को जो है ना बैक सपोर्ट दे रही है। चाहे वो बंगाल में आपने देखा हो कि ममता को सपोर्ट देने के लिए अपने आप को वहां जीरो कर लिया है। इसी तरह से जो दिल्ली में चुनाव हुए थे तो इनको सपोर्ट देने के लिए केजरीवाल को अपने को जीरो कर लिया था। तो ये चिट्ठी एक इनका गेम चल रहा है, मोदी को किसी तरह से डाउन किया जाए। ठीक है कैप्टन साहब, मैं रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, वो भी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, फोन लाइन पर जुड़े हैं वो हमारे साथ। अमित जी स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। कैप्टन साहब से हम बात कर रहे थे, जो आज विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी है उस पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा गिराने के लिए लगातार विपक्षी दलों का और सबसे पहले कांग्रेस का ये खेल चल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मोदी जी को नीचा दिखाने का किसी भी पार्टी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बड़े दुख का विषय है कि मोदी जी ने भारत को नीचा दिखा दिया है। कई ऐसे छोटे छोटे देश, भूटान जैसे देशों से हमको सहायता लेनी पड़ रही है, और जबकि ये पूरा विश्व जानता है कि हम बड़े ऑक्सीजन उत्पादक देश हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हमारे यहाँ क्यों पड़ी? हमको 365 दिन सरकार को मिले थे, क्या तैयारियां करी इन्होंने एक साल के अंदर? क्यों अस्पतालों में बेड नहीं बढ़ाए इन्होंने? क्यों इन्होंने ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करी? क्यों इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करी? और रही बात पत्र लिखने की, ये खुले तौर पे तो राहुल गांधी जी ने पिछले साल जब कोरोना आया भी नहीं था उससे पहले ही सरकार को चेताया था कि भाई आप समझ जाइए, डोनाल्ड ट्रंप का आप नमस्ते ट्रंप मत करिए। आखिर इन लोगों ने एक भी बात नहीं सुनी। पूरे देश को लॉकडाउन करना सही था या कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट को उस समय यदि लॉकडाउन कर दिया जाता तो ये सब मुसीबतें हमारे यहाँ नहीं आती। लेकिन इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? और रही बात ये पत्र लिखने की, तो मुझे लगता है ये सब भारत देश के नागरिक हैं। नेता बाद में है, किसी राजनीतिक दल के लोग बाद में हैं। यदि कोई सुझाव दे रहे हैं, आप भी सुझाव दे सकती हो, मैं भी सुझाव दे सकता हूँ एक भारत का नागरिक होने के नाते। तो इसमें आखिर दिक्कत क्यों होना चाहिए? एक फेल हो चुकी सरकार लगातार जाने जा रही है, लगातार कोविड के नए मामले आ रहे हैं। पूरी तरह से यदि कोई सरकार फेल हो चुकी है तो मुझे लगता है कि उसको लोगों की राय पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरीके के। ठीक है तावड़े साहब, कैप्टन साहब आपके पास आना चाहूंगी। जो भी बातें तमाम अमित जी ने कही उस पर आपका जवाब मात्र 30 सेकंड में सर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो कहा है वो इन्हीं के जवाबों में, इनके सवालों में जवाब है। जब इस तरह से जब किसान आंदोलन करके यहाँ पूरी दिल्ली को बंधक बना रखा था, तब जो है ना केंद्र सरकार ने कहा था कि कोरोना जांच चल रहा है और इस तरह से दिल्ली में चारों तरफ ना ये दिल्ली को बंधक बनाया जाए, ये बॉर्डरों पर ना। जो पत्र लिखा है, सुझाव पत्र जो लिखा है उसमें भी उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। कैप्टन साहब एक मिनट मेरी बात सुने, तो मेरी पूरी बात मेरी होने दें जी। तो आपने देखा होगा कि इन्होंने किस तरह से जो है ना इन्हें केजरीवाल ने, कांग्रेस ने, सभी ने किसान आंदोलन को पूर्ण जोर समर्थन दिया और समर्थन देके इन्होंने पूरे ये जो है ना करवाया। और जब फैल गया तो दूर खड़े हो गए, आंखें मूछ ली और जो है ना इल्जाम डालने लगे किस पे? केंद्र सरकार पे। जबकि इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी है सारी सरकारें हैं, तो इनका किया हुआ एक ही सोच है कि इसी तरह से मोदी को डाउन किया जाए। कांग्रेस मोदी को डाउन करने के लिए, केजरीवाल मोदी को, समाजवादी मोदी को, और शरद पवार मोदी को, ममता बनर्जी मोदी को, ये सारी पार्टियां मोदी से इतना क्यों डरती मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इनको डर इसलिए है कि ये सारी पार्टियां चोर हैं। आपने देखा कि केजरीवाल के नेताओं ने किस तरह से ऑक्सीजन की कालाबाजारी करी है। ठीक है कैप्टन साहब, घरों से ऑक्सीजन पकड़ा गया है। ठीक है, मैं त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, आपने तमाम बातें कही। इस तरह की तू मैं इस तरह का वार पलटवार, इस तरह की राजनीति लगातार चलती रहती है, पहले भी चलती रही है और अब भी कोरोना के टाइम में भी लगातार इस तरह की राजनीति ही हो रही है। त्यागी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो सुझाव दिए हैं इस पर बीजेपी को, जिस तरह से कैप्टन साहब ने कहा कि राजनीति कर रही है कांग्रेस और प्रधानमंत्री को झुकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किस तरह से बीजेपी को रिएक्ट करना चाहिए और क्या जो सुझाव है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ गलत इन सुझावों में देखा है आपने? देखिए मुस्कान जी, मेरा मानना यह है कि कोई भी सकारात्मक अगर कोई सुझाव दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी अन्य दल हो, अगर वो सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं, हम जैसे आम नागरिक अगर कोई सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं, तो वो सरकार को
लेने चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। होता ये है कि जब हम, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कि देखिए जो सरकार के जो मंत्री हैं, अगर हम बोले मान लीजिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी, राइट, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के हाथों में भी ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ सबको यहाँ पे। क्योंकि हमने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया है, इतनी सत्ता दे दी है हमने एक ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरी पावर अपने हाथ में मुट्ठी में ले ली है और उसकी मुट्ठी नहीं खुल रही है बिल्कुल भी। तो ना भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल पा रहे हैं और विपक्ष के लोगों की वो सुझाव नहीं सुनते। अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे कि चिट्ठी चल रही है। चिट्ठी तो जेपी नड्डा साहब ने भी लिखी है सोनिया गांधी को, तो उस चिट्ठी पे क्या बोलेंगे, और बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी है, 5-6 पेज की चिट्ठी लिखी है। और अभी वो बोल रहे थे, कैप्टन साहब बोल रहे थे कि देखिए हम तथ्यात्मक रूप से डिबेट करेंगे, हम हवाई बातें नहीं करेंगे कि वैक्सीन सबको मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। वैक्सीन नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए पूरे भारत में 70% लोगों को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। 135 करोड़ अगर हमारी टोटल जनसंख्या है, उसका 70% हुआ 94 करोड़ के आसपास। तो हमें टोटल अगर 2 डोज लगती हैं एक व्यक्ति को, हमें 190 करोड़ डोसेज के आसपास चाहिए होंगी सबको वैक्सीन लगाने के लिए और हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, 115 दिन हो गए हैं वैक्सीन ड्राइव शुरू हुए, जिसमें 1 तारीख का भी हम गिन लेते हैं, ये 11 तारीख का मैं आपको डेटा बता रहा हूं कि 115 दिन हो चुके हैं जब से 45 प्लस वालों को और 18 प्लस के जो उम्र वाले लोग हैं उनको वैक्सीन लगना शुरू हुई है। टोटल मैं आपको बता देता हूं, देखिए एक दिन में 15 लाख डोजेज हमारा एवरेज है, क्योंकि 19 करोड़ टोटल हमारे पास डोजेज थी। ये केंद्र सरकार का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, केंद्र सरकार का डेटा मैं पढ़ रहा हूं। 19 करोड़ टोटल डोजेज थी, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है। 115 दिन अगर आप लगाए तो ऑन एवरेज हमारे को 15 से 16 लाख डोजेज पर दिन हम लोगों को लगा रहे हैं। पहली बात तो ये सबसे हाईएस्ट नहीं है पूरे विश्व में। दूसरी चीज, मंथली अगर हम देखें तो 4.5 करोड़ हम डोजेज लोगों को लगा रहे हैं, 4.5 करोड़ डोजेज। 12 महीने में अगर हम देखें, एक साल में, तो टोटल हम 54 करोड़ डोजेज लगा रहे हैं। इस हिसाब से पूरे 3.5 साल लग जाएंगे पूरे भारत को वैक्सीनेट करने में। तो इस बात पे कैप्टन साहब जवाब दें कि अगर डोजेज पर्याप्त थी हमारे पास तो इतना एवरेज कम क्यों है, हमें 3.5 साल क्यों लग रहे हैं, हमें 1 साल 1.5 साल क्यों नहीं लग रहा पूरे भारत को वैक्सीनेट करने में। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत लोगों को आएगी। दिक्कत लोगों को ऐसी आएगी कि देखिए जब दोनों डोज लग जाएंगी, उसके बाद वैक्सीन का जो टाइम है वो 8 से 9 महीने की इफेक्टिविटी है, 10 महीने की इफेक्टिविटी मान ली जा सकता। आप 1 साल में लोगों को लगवाएंगे, इतने में वो लोग फिर से रेडी हो जाएंगे अगले साल लगवाने के लिए। तो पर्याप्त डोजेज नहीं है, केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए और उसको अभी काम करना चाहिए कि डोजेज कैसे हैं, कैसे अडार पूनावाला को वो वापस लेकर आएंगे, कैसे भारत में इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे हम एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको बढ़ाएंगे, हम जो यहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो सकती है। तो इन चीजों पे काम करना चाहिए। बनस्पत मैं कंप्लीट कर दूं, बनस्पत इसके कि वो जो ऑपोजिशन के नेता हैं उनको जाके बोले कि नहीं आप राजनीति कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऑक्सीजन मत दीजिए, आप यहाँ पे अपना बेड प्रोवाइड मत करवाइए। जो इस तरह की चीजों से लोगों को परेशान न करें, जो लोग खुद से आके धरातल पे काम कर रहे हैं उनको परेशान न करें, उनके साथ मिलकर काम करें अब केंद्र सरकार। जी बहुत शुक्रिया त्यागी जी, बहुत तमाम आपने बातें जो कही हैं वो काफी अहम है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि इस समय सरकारों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ये सरकार इस समय कोई काम नहीं कर रही है। कैप्टन साहब के पास में आना चाहूंगे, तमाम बातें कही हैं त्यागी जी ने। कैप्टन साहब आप क्या कहेंगे इन सब बातों को लेकर? बिल्कुल केंद्र सरकार सबके साथ मिलकर काम करना चाह रही है और मिलकर आगे होना चाहिए, करना चाहिए। यहाँ राजनीति इनको छोड़ना चाहिए। लेकिन राजनीति तो छूट नहीं रही है ना सर। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर राजनीति आप छोड़ रहे होते तो आप केंद्र और जो दिल्ली सरकार है जहां पर सबसे ज्यादा कमी है उनसे बैठ के बातचीत कीजिए, उनकी क्या समस्याएं हैं। अगर आप ही तालमेल मिलाते तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ता ना बीच में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली सरकार के आपने कारनामे देखे हैं कि जो एक वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री कर रहे थे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ, केजरीवाल जी ने क्या किया, प्रोटोकॉल तोड़ के उसको वायर कर दिया। तो केजरीवाल जी ने हर बार जो है ना कहीं इस तरह के काम किए हैं जो है ना प्रोटोकॉल से बाहर जाते हैं, जो मिलकर नहीं करना चाहते। और उन्होंने 3 बार वो मुख्यमंत्री बन गए, तीनों बार उन्होंने कभी जो है ना दिल्ली के राज्यपाल के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहा। वो ये पता नहीं अपने आप में क्या सोचते रहते कि हम क्या नेता बन गए। अरे भैया तुम कुछ भी नहीं हो, अभी तुम अनट्रेंड हो, बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अगर मालूम होता। कैप्टन साहब त्यागी जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे त्यागी जी? मैं ये बोलना चाहता हूँ कैप्टन साहब, देखिए केजरीवाल जी को लोगों ने नेता बनाया है, लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाए हैं।
वो खुद से मुख्यमंत्री बन के नहीं है, ना ही उन्हें किसी अन्य नेता ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो आप उनको अनट्रेन्ड बोल के या तो आप लोगों को बोल रहे हैं कि लोगों की गलती है, चलिए ठीक है, आप वो आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये राज्यों की जिम्मेदारी थी या राज्य गलती कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन साहब कि ये केंद्र सरकार का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो एफिडेविट में उन्होंने दिया है, ये कोई अन्य डेटा नहीं है। अब देखिए मुस्कान जी, जो हमारा टोटल वैक्सीन भारत में बन रहा है उसका 50% जा रहा है केंद्र सरकार को, 50% जो बच रहा है उसमें से आधा यानी कि 25। जी ठीक है त्यागी जी, तमाम आपने डेटा बताए हैं। हमारे सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे और तमाम आपसे इसी तरह की चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे पर आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेकिन जिस तरह से हाल कोरोना का इस समय बद से बदतर होता जा रहा है वो काफी निंदनीय है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए, क्योंकि ये देश ऐसा है जहां ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा खपत है और वहीं पर उसी देश को ऑक्सीजन दूसरे देशों से लेनी पड़ रही है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार चर्चा का दौर जारी रखेंगे। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी।